गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना 9th क्लास का 5th चैप्टर पढ़ेंगे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो क्या होती है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? सबसे पहले आपको दिख रहा है 1665। तो जो ईयर था 1665, इसमें कौन साइंटिस्ट आए थे? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया? कॉर्क की स्टडी की। कॉर्क पे क्या किया इसने? स्टडी की। कॉर्क क्या होता है? अपनी जो पेड़ की छाल होती है, मतलब बार्क ऑफ ट्री, उस पर इसने स्टडी की। तो इसको क्या दिखा? इसको मधुमक्खी के छत्ते जैसा, मतलब हनीकॉम्ब जैसा एक शेप दिखा, जिसमें छोटे छोटे डिविजन्स थे। तो उन डिविजन्स को इसने क्या बोल दिया? सेल। सेल क्यों बोला? क्योंकि सेल एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब होता है लिटिल रूम्स, मतलब छोटे छोटे रूम्स। तो इसने उसको सेल नाम दे दिया। अब क्या हुआ? अब आपके पास एक एक्टिविटी है बुक में। उस एक्टिविटी में क्या करना है? आपको एक ऑनियन पील लेना है, उस पर आयोडीन सॉल्यूशन से अपन को रिएक्शन करा के उसकी स्टडी करना है। जब आयोडीन सॉल्यूशन उस पर अपन ड्रॉप करेंगे विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, तो आप जब उसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखोगे तो आपको कुछ ऐसे शेप्स दिखेंगे। ऐसे शेप्स दिखेंगे, मतलब ये सब शेप्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे एक दूसरे के। शेप्स सारे सिमिलर होंगे और सिमिलर साइज होंगे इनके। इन्हीं को बोला है, रॉबर्ट हुक ने क्या बोला था? इन्हीं को सेल्स बोला था। कि यही छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं किसी भी पूरे एक ऑर्गेनिज्म के या किसी भी एक पूरी चीज के, जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिनसे मिलकर वो बना है, उसको ही उन्होंने सेल बोला है। तो इन्होंने क्या किया था? कॉर्क की स्टडी की थी, लेकिन कॉर्क में क्या होता है? डेड सेल्स होती हैं, मतलब मरी हुई सेल्स होती हैं। तो इनके बाद कौन आया? इनके बाद 1674 में ल्यूवेनहुक आए। ल्यूवेनहुक ने क्या किया? लिविंग सेल्स की स्टडी की। वाटर में उन्होंने सबसे पहले पॉन्ड वाटर में, तालाब के पानी में लिविंग सेल्स देखी। तो इन्होंने लिविंग सेल्स की डिस्कवरी कर दी। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की, तो रॉबर्ट हुक होंगे। बट आपसे क्वेश्चन अगर घुमा के पूछ दिया जाए कि सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की, तो वो हो जाएंगे अपने ल्यूवेनहुक। इसके बाद 1831 में आए रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी। इन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर कर दिया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 1839 में पुरकिंजे आए। इन्होंने प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया। प्रोटोप्लाज्म किसको नाम दिया? जो सेल का जो होता है फ्लूड, सेल में जो लिक्विड होता है, जो फ्लूड होता है, उसको इन्होंने नाम दे दिया प्रोटोप्लाज्म। इसके बाद 1838 में स्लीडन और 1839 में स्वान, इन दोनों ने मिलकर क्या दी? सेल पे एक थ्योरी दी। अपने सेल पे क्या दिए? इनने विचार दिए। वो थ्योरी क्या थी? वो थ्योरी थी ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कि मतलब संसार में जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ये सब किससे बने हुए हैं? छोटी छोटी सेल्स से। जो हमारा पूरा शरीर बना हुआ है, एक जो प्लांट बना हुआ है, ये ब्लैक बोर्ड बना हुआ है, ये छोटी छोटी सेल्स से बना हुआ है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों से बन के बना हुआ है। तो इन्हीं को बोल दिया इनने सेल्स। और इसको बोल दिया बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कि हमारी लाइफ की क्या है? सेल एक बेसिक यूनिट है, जहां से हमारी जिंदगी स्टार्ट होती है। इसके बाद 1855 में आया बर्चो। बर्चो ने क्या किया? ऑल सेल्स अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब इन्होंने इसकी थ्योरी को थोड़ी मॉडिफाई कर दी। इन्होंने बोल दिया कि जो सारे सेल्स होती हैं, जो न्यू सेल्स होती हैं, ये हमारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज करती हैं। मतलब जो पुरानी सेल्स होती हैं वो आपस में क्या करती हैं? डिवाइड करती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं और नई सेल्स बनाती हैं। इसके बाद यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब सेल्स की डिस्कवरी किसने क्या किया, ये सब हो गया। इसके बाद देखेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। अब बात कीजिए, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ एक सेल के ही होते हैं, मतलब उनकी पूरी बॉडी एक सेल की होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? उनके जो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स हैं वो एक ही सेल में होंगे, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं वो एक ही सेल करेगी। तो ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब एक, सेलुलर का मतलब सेल। तो एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म, इनको बोलेंगे यूनिसेलुलर। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, एक्सेट्रा। तो ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। अब बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। मल्टी मतलब बहुत सारे, सेलुलर मतलब सेल। तो जो बहुत सारी सेलों से मिलके बनते हैं उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। और इनमें क्या होता है? अलग अलग फंक्शंस के लिए क्या होता है? अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं, अलग अलग टिश्यू होते हैं। तो इसमें कौन कौन आता है? जैसे फंजाई आ जाती है, प्लांट्स आ जाते हैं, सारे एनिमल्स आ जाते हैं और ह्यूमन बींग्स हम लोग भी
आ जाते हैं। तो ये हमने पढ़ा कि कौन कौन आया, कौन कौन से साइंटिस्ट आए, किस किस ने किस किस चीज़ की डिस्कवरी की। यूनिसेलुलर पढ़ा, मल्टी सेलुलर पढ़ा। आगे हम बात करेंगे सेल के बारे में कि सेल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। पहले इसको आप नोट डाउन कर लो। तो अब हम बात करेंगे अपने स्ट्रक्चर की, सेल के स्ट्रक्चर की, मतलब सेल का जो स्ट्रक्चर है वो किन किन चीज़ों से मिलके बना है। तो इसमें सबसे पहले पढ़ना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल लो या इसका दूसरा नाम होता है सेल मेम्ब्रेन। तो क्या होता है ये? तो ये अपनी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, जो एक थिन मेम्ब्रेन से बनी होती है। तो ये क्या होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। मतलब कुछ चीज़ों को ये क्या कर सकती है, कुछ चीज़ों को ये परमिट दे सकती है कि वो सेल के अंदर आए और सेल से बाहर जाए। तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब कुछ चीज़ों को ही परमिट करती है। जैसे किन किन चीज़ों को परमिट करती है? तो परमिट करती है गैसेस को एंड वाटर को। तो कैसे परमिट करती है गैसेस को और वाटर को? जैसे सेल में क्या होता है, CO2 बनता है, और CO2 क्या है? नाइट्रोजीनियस बेस्ड है हमारे लिए, मतलब जो बेस्ड है हमारी सेल के लिए। तो सेल को उसको क्या करना होता है? अपनी सेल से बाहर निकालना होता है। सेल से बाहर निकालना होगा तो ये सेल से CO2 को बाहर निकाल देगी, और सेल को ऑक्सीजन चाहिए होता है तो उस ऑक्सीजन को अंदर लाएगी। किस परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू? इस सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्बर के थ्रू। वाटर में होता है, वो वाटर का एक्सचेंज करती है। तो आप देखते हैं सब्सटेंस लाइक CO2 एंड O2 कैन मूव बाय डिफ्यूजन, कि जो CO2 और O2 जो गैसेस है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो गैसेस हैं, वो किस प्रोसेस के थ्रू एक्सचेंज हो रही हैं? डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। आपको पहले पढ़ाया था डिफ्यूजन प्रोसेस होती है कि जब क्या हो, दो चीजें हो, दो सब्सटेंस हो और एक सरफेस हो, हायर कंसंट्रेशन से चीजें कहाँ जाती हैं? लोअर कंसंट्रेशन की ओर। तो यहाँ अगर हायर कंसंट्रेशन है, यहाँ लोअर कंसंट्रेशन है, तो यहाँ से चीजें फ्लो के कहाँ जाएंगी? लोअर कंसंट्रेशन की ओर। कब तक जाएंगी? जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए, मतलब दोनों में कंसंट्रेशन क्या हो? सेम नहीं हो। तो डिफ्यूजन के थ्रू जाती हैं। तो कैसे बात करें, जैसे अगर बात करें कि हमारी बॉडी में सेल के जो आसपास जो सराउंडिंग होती है उसमें क्या होती है? ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, सेल में ऑक्सीजन कम होती है। तो बाहर जो है हायर कंसंट्रेशन हो गया और अंदर क्या है? लोअर कंसंट्रेशन हो गया। तो बाहर से अंदर हायर से लोअर कंसंट्रेशन में चीजें जाएंगी, इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। और CO2 के लिए अलग होता है। CO2 में क्या होता है? सेल के अंदर वेस्ट ज़्यादा बनता है, मतलब CO2 ज़्यादा बनता है, उसको बाहर निकालना होता है बॉडी के। तो अंदर हायर कंसंट्रेशन रहता है CO2 का, बाहर लोअर कंसंट्रेशन रहता है। अगला देखेंगे डिफ्यूजन इन वाटर इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। वाटर में जो डिफ्यूजन होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। मतलब प्रोसेस सेम है, लेकिन वाटर के लिए उसको क्या बोल दिया? ऑस्मोसिस बोल दिया। कि मतलब अगर जैसे प्लांट रूट की बात करें हम, प्लांट रूट में क्या होता है कि प्लांट की रूट में जो सॉइल रूट क्या रहती है? सॉइल में रहती है। सॉइल में पानी ज़्यादा होता है और प्लांट की रूट में कम होता है। तो सॉइल में क्या होगा? हायर कंसंट्रेशन होगा, रूट में लोअर कंसंट्रेशन होगा। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे पानी जाएगा, मतलब सॉइल से रूट में जाएगा। तो ऐसी प्रोसेस को उन्होंने बोल दिया ऑस्मोसिस। ऐसे ही सेल्स में होता है कि बाहर अगर पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो अंदर कम होगा तो अंदर जाएगा, और अंदर ज़्यादा होगा बाहर कम होगा तो बाहर जाएगा। तो इसी ऑस्मोसिस के बेसिस पर तीन चीज़ें हैं, एक तो हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होता है? हाइपोटोनिक में सेल के बाहर पानी का कंसंट्रेशन, पानी क्या होता है? डाइल्यूट होता है, ठीक है। तो उसका जो कंसंट्रेशन होगा मटेरियल का वो हाइयर होगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल का जो कंसंट्रेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल में जितने मटेरियल्स होंगे उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो पानी बाहर से अंदर आएगा। आइसोटोनिक में सेल के बाहर भी और सेल के अंदर भी दोनों तरफ क्या होगा? बराबर होगा कंसंट्रेशन। तो पानी मतलब जो नेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है वो बराबर रहेगा। हाइपरटोनिक में क्या होगा? हाइपरटोनिक में सेल के अंदर जो वाटर है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा, हायर कंसंट्रेशन होगा, और बाहर होगा लोअर कंसंट्रेशन। तो सेल के अंदर से पानी बाहर जाएगा। तो इसमें क्या होगा? इसमें जब पानी अंदर आएगा तो सेल क्या करेगी? स्वेल करेगी। इसमें क्या होगा? इसमें नो इफेक्ट, क्योंकि नेट चेंज जो हो रहा है वो नहीं हो रहा है। हाइपरटोनिक में क्या होगा?
बाहर जा रहा है पानी, मतलब सेल क्या करेगी, श्रिंक करेगी, सिकुड़ जाएगी। इसके बाद देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी किस किस चीज की है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, और ये किस किस की बनी होती है, लिपिड्स और प्रोटीन्स की। इसके बाद एंडोसाइटोसिस क्या होता है, कि अब देखते हैं जो सिंगल यूनिसेलुलर अभी आपको ऑर्गेनिज्म पढ़ाए थे जैसे अमीबा और पैरामीशियम। तो यूनिसेलुलर में क्या हो रहा था, उनकी जो पूरी बॉडी पार्ट है वही काम कर रही थी, सारे फंक्शंस वही कर रही थी। तो जो इनटेक और एक्सटेक जो गैसेस और वाटर का हो रहा है तो वो खुद करेगी, मतलब उनकी उनमें जो अब एक ही सेल है उस पे भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बाहर की, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी वर्क करेगी। जब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वर्क करेगी यूनिसेलुलर में, क्या वर्क करेगी, मतलब एक्सचेंज करेगी वाटर और गैसेस का। तो इसी प्रोसेस को यूनिसेलुलर में बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। ठीक है, एंडोसाइटोसिस हो गया। हमारा सेल मेम्ब्रेन खत्म हुआ, अब देखते हैं सेल वॉल क्या होता है। तो सेल मेम्ब्रेन तो हो गया खत्म। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है जो एनिमल सेल में और प्लांट सेल में दोनों में पाए जाए। लेकिन अब आ गया जो सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है, सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। सेल वॉल क्या होता है, रिजिड आउटर कवरिंग इन प्लांट सेल, मतलब जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है इसके ऊपर भी एक मोटी सी कवरिंग रहती है, उसको बोलते हैं सेल वॉल, जो कि सिर्फ प्लांट मेम्ब्रेन में चाहिए होती है। क्योंकि प्लांट को क्या चाहिए, स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, इसलिए उसको क्या होती है, रिजिड कवरिंग चाहिए, मतलब कठोर चाहिए। ये किसकी बनी होती है, मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज की बनी होती है। और सेलुलोज क्या करता है, इसको स्ट्रेंथ देता है, इसको ताकत देता है। फिर थर्ड है प्रिवेंट फ्रॉम बर्स्टिंग। अब क्या होगा, जब पानी सेल के अंदर जाएगा, जैसा कि आपने हाइपोटोनिक में पढ़ा था कि पानी अब सेल के अंदर जा रहा है तो सेल स्वेल कर रही है। सेल स्वेल करेगी तो जो बाहर की सेल पर प्रेशर डालेगी, बाहर की सेल वॉल लेकिन क्या है, रिजिड है, तो वो क्या करेगी, ज्यादा उसको सॉइल नहीं होने देगी, मतलब उसको बर्स्ट होने से बचाएगी। तो बर्स्ट होने से कौन बचाता है प्लांट में, सेल वॉल। अब इसके आगे हमें और भी चीजें पढ़ना है, जैसे न्यूक्लियस पढ़ना है, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म और एंडोक्राइन वगैरह, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज आप इतने नोट्स बनाए और आपके डाउट्स लाइव सेशन में क्लियर होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।